औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। आज हमारे पास टॉपिक है जो टार्क और अ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स बाय इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आज हमारे पास टॉपिक है टार्क और अ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास हमें कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनसे सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स के अंदर इंक्लूडिंग ये चीज़ें। तो इनमें हम देखते हैं टार्क असल में होता क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं तो आपको टार्क की डेफिनेशन बता दूँ, फिर उसके बाद उसको हम एलेबोरेट करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है टार्क। तो आज हमारे पास टॉपिक है टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उसको पढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि टार्क की डेफिनेशन क्या है। असल में टार्क जो होता है उसको हम बोलते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क और अ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब इसको एलेबोरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो कहते हैं कि ए रिजिड बॉडी, ठीक है, a rigid body rotating about a line, particles of the body move in a circle with their centers all laying on this line. This line is called the axis of rotation of the body. तो ऐसी एक चीज़ या ऐसी लाइन जिसके गिर्द उस पूरी बॉडी के पूरी बॉडी जो है वो क्या करती है, अपने आप को घुमाती है सर्कल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक इसको एग्जांपल के साथ आपको कोलैबोरेट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्या है, ये डोर है। ठीक है, मैंने एग्जांपल में बनाया ये डोर है और ये डोर नॉब है। ठीक है, और ये इसके हाइंग्स हैं, हिंग्स बोलते हैं या इनको। ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब आप देखो, आप अपने घर के दरवाजे को अगर देखें तो आप एक साइड पे क्या करते हो, घर के दरवाजे को यहाँ पे नॉब से पकड़ते हो और उसको खोलते हो, और इसकी एक साइड जो होती है वो फिक्स होती है और वो फिक्स वाली साइड क्या होती है, घूम रही होती है। तो इनको हम बोलते हैं, ये इस लाइन के गिर्द ये पूरा का पूरा जो है वो हमारे पास डोर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और ये हमारे पास डोर नॉब है, और इस पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हो, अपनी सारी की सारी फोर्स को लाइज करते हो। तो ये क्या करता है, इसको पुश या पुल करके हम इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड था, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ, रिजिड बॉडी, जो सबसे मेन पॉइंट है। तो रिजिड बॉडी की मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन भी लिखी है। रिजिड बॉडी इज़ दी वन दैट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय अ फोर्स और फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ओके, रिजिड बॉडी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ए रिजिड बॉडी इज़ दी वन दैट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय अ फोर्स और फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है। दूसरी आप इसमें डेफिनेशन ये कर सकते हो, आप हर कोई जानता है कि एक जो बॉडी होती है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स के साथ कंपोज हुई होती है। तो उन पार्टिकल्स को अगर आप देखें तो कुछ के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि वो सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, उनका आपस में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो उसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक सॉलिड थिंग है। ठीक है, सॉलिड थिंग को मैंने बनाया। ठीक है, अब लेट्स सपोज करो इसका ये वाला सेंटर है हमारे पास। इस सेंटर के ये आप समझें कि ये जो साथ में डॉट्स लगाए हुए हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये वो पार्टिकल है जिसके ज़रिए ये सारा का सारा कंपोज हुआ है पार्टिकल। ठीक है, ये सिस्टम। तो अब ये देखें कि जब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगा तो इनके ये जो आर इसका सेंटर से इस वाले डॉट का अगर देखें, या इस वाले पार्टिकल का देखें, इस पार्टिकल का देखें, इस पार्टिकल का, इसका इसका या इसका, तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हो तो अगर तो ये वाला डिस्टेंस जो है, इनका रेडियस जो है या डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है, अगर तो वो चेंज नहीं हो किसी भी बॉडी की, तो दैट्स मीन दैट बॉडी इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको आप यूं भी मूव भी करवाते हो या इसको यूं कर लेते हो, डिफॉर्म भी करके फिर दोबारा इसको रियर करते हो, तो सारे के सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस हमेशा करेगा सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी होगी। रिजिड बॉडी की मैं आपको दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ, जो आपने पढ़ी भी होगी। वो कहते हैं कि हमारे पास ए बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between the all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called a rigid body.
ठीक है। तो दूसरे वर्ड में मैंने आपको डेफिनेशन ये भी बताई हुई है, ए रिजिड बॉडी इज़ द वन दैट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो एग्जांपल आपके जो नॉब, मैंने अभी आपको डोर की एग्जांपल दी, ठीक है, टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर है, टर्निंग स्टॉप कोक ऑफ अ वाटर टैब है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। तो अब हमारे पास जो इसका मेन है वो हमारे पास है टार्क। तो टार्क की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई, द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ टार्क आर अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। कि जो हमारे पास फोर्स की मूवमेंट की वजह से है, जो फोर्स को मूव करवाने से हमारे पास कोई चीज़ हासिल होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका टर्निंग इफेक्ट होता है। तो अगर मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल दूं, तो हम गाड़ी का स्टीयरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, गाड़ी का स्टीयरिंग, उसको भी हम टर्न करते हैं, ठीक है। एक एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, दूसरी साइड पे डाउनवर्ड लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल, बट उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती है, लेकिन उनको हम क्या बोल सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिंपल सी बात देखें तो आप अपने घर के दरवाजे हैं, ठीक है, घर के दरवाज़ों को देखें तो घर के दरवाजे जो होते हैं उनको आप एक साइड से पकड़ते हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इधर से पकड़ते हो और इसको यूं खोलते हो या इसको ऐसे बंद करते हो, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसके साथ क्या करते हैं, रोटेट करने वाले होते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सारी की सारी फोर्स क्या करेगी, लाइज करेगी। तो इसके बाद मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ, वो हमारे पास है स्पैनर की एग्जांपल। ओके, अब हमारे पास है कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है मोमेंट आर्म या टार्क जो है डिपेंड करता है। तो उसके लिए सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको बता दूँ कि आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसी मशीन होती हैं जो स्पैनर टाइप की होती है। तो इसमें देखें जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या होगा, मोमेंट आर्म या टार्क होगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी फोर्स के ऊपर और लेंथ के ऊपर। टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर और फोर्स के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास मोमेंट आर्म होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं स्पैनर जो बड़ी लेंथ वाला है वो, उसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर फोर्स भी हमारे पास लगेगी और मोमेंट आर्म भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास स्मॉल लेंथ वाला मोमेंट आर्म है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास लेंथ होगी और जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। तो इसके लिए भी दो डिफरेंट केसेस होते हैं कि हमारे पास एक तो फोर्स होती है जो स्पैनर की लॉन्ग आर्म की वजह से जो बढ़ रही होगी, तो उसके अंदर टार्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा बनिस्बत उसके कि वही फोर्स आप किसके ऊपर लगाते हो, स्मॉल वाले स्पैनर के ऊपर लगाओगे, उसकी लेंथ भी कम होगी। हालांकि फोर्स आप दोनों सेम लगा रहे हो, लेकिन क्या है कि उनकी मूवमेंट आर्म कम होने की वजह से उन दोनों के ऊपर क्या होगा, डिफरेंट हमारे पास टार्क क्रिएट होगा। तो अभी हमने वर्ड यूज़ किया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो होती है, वो लाइन होती है जिसके गिर्द, जिसके अलोंग हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या था, एक स्पैनर को ही ले लें, ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द इसने स्पैनर ने इस तरह मूव करना है, आप इसको फोर्स है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि यहाँ पे हमने एक्शन करना है और ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइंट है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट आर्म आएगा। और उसको हम किसके साथ नोट करते हैं, एल के साथ। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। The perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force is called a moment arm and it is denoted by L। तो यहीं से हम इसका आगे ड्राइव फार्मूला करेंगे। फार्मूला हुआ, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जितना भी इसके दरमियान डिस्टेंस होगा वो टार्क भी डिपेंड करेगा। टार्क क्या लाएगा, तो टार्क हमारे पास आता है जो अभी हमने पढ़ा, या इसको दूसरी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज डिनोटेड बाई, इट इज़ कॉल्ड अ टार्क। एंड जो फोर्स है वो डिनोटेड बाई एफ है, और जो हमारे पास मूवमेंट आर्म है वो डिनोटेड बाई किसके, एल के। तो अगर इसका मैं यहाँ पे ऐसे यूनिट भी बनाना चाहूँ तो टार्क का हमारे पास या मूवमेंट आर्म इसको यूँ डिनोट करते हैं, और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। और हमारे पास क्या होता है, जो एल का यूनिट होता है लेंथ का, वो क्या होता है, मीटर। तो हमारे पास फिर टार्क का हमारे पास यूनिट बन गया न्यूटन मीटर।
तो SI यूनिट ऑफ टार्क इज़ न्यूटन मीटर। तो इसको हम इसका मतलब ये होता है कि एक टार्क का कितना हमारे पास उसका डिस्टेंस आएगा, या कितना वो हमारे पास। अगर क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास कि डिफाइन वन टार्क, तो उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, ए टार्क ऑफ अ 1 न्यूटन इज कास्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक।